नमस्कार। आगामी मानसून सत्र में जो महिला आरक्षण विधेयक लाने की बात हो रही है और उससे जुड़ा हुआ परिसीमन का विधेयक भी आएगा और अमित शाह की जो तैयारी है और सरकार जिस ढंग से कॉन्फिडेंट है कि इस बार हम पास करवा लेंगे, जिस ढंग से 17 अप्रैल को विपक्ष ने संविधान संशोधन विधेयक नहीं पास होने दिया और पूरा का पूरा विधेयक गिर गया, इस बार अमित शाह ने उसको अपने प्रतिष्ठा पे लिया है और ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से विधेयक पास होकर रहेगा। जाहिर है सरकार के पास संख्या बल नहीं है, जो संख्या बल उस वक्त थी वही है, लेकिन जो टीएमसी में फूट हुई है, जो डीएमके जो अलग हुआ है, टीएमसी में 20 सांसद कल आ गए थे, 2 के और आने की बात हो रही है, यानी कि 22 सांसद अगर टीएमसी के टूट जाते हैं और 22 जो हैं डीएमके के हैं वो 744 हो जाते हैं तो 342 होती है संख्या। और 342 में संख्या अगर हो जाती है तो 363 जो है वो संख्या चाहिए, 362 2/3 मेजोरिटी के लिए। लेकिन वो 2/3 मेजोरिटी जो है वो तो केवल 543 अगर सांसद हैं तो उनका 2/3 मेजोरिटी है। जो 2/3 मेजोरिटी की बात संविधान संशोधन के लिए है संविधान में, वो ये है कि जो उपस्थित सांसद हैं और जो वोट कर रहे हैं उनका चाहिए। और संविधान संशोधन में सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए, यानी कि 272 से अधिक सांसद निश्चित रूप से होने चाहिए। तो ऐसे में बहुत कम सांसद, अगर 25-30 सांसद भी गायब हुए, वोट नहीं किया, किसी कारण से रह गए, तो फिर वो मामला जो है वो संविधान संशोधन विधेयक पास हो सकता है, महिला आरक्षण लागू हो सकता है। और यहीं से विपक्ष में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन विपक्ष साथ में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, और विपक्ष के जो सांसद हैं वो कौन कौन उस वक्त रुकेंगे, कौन कौन नहीं रुकेंगे। और उद्धव ठाकरे ने जो आज मीटिंग बुलाई है अपने सांसदों की, वो इसीलिए सुनिश्चित करने के लिए कि एकजुट हो, क्योंकि उनकी बात हो रही है कि भाई 7 सांसद उनके टूट रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं। और जो सांसद टूटने वाला होता है उस दिन जो बदलेगा वो पहले से बता के नहीं टूटेगा, वो जिस दिन टूटना होगा उस दिन वो टूट जाएगा। आप 2019 को याद कीजिए, 5 अगस्त को वोटिंग था, राज्यसभा में सत्ता पक्ष का उस वक्त कुछ भी नहीं था। अब तो सत्ता पक्ष 148 सीटें हैं राज्यसभा में, जो बहुमत से बहुत आगे है, 245 की राज्यसभा है और 161-62 चाहिए उसमें 2/3 के लिए टोटल में भी, तो लगभग करीब वहां पहुंच गई है बीजेपी। अब उस स्थिति में अब तो उस वक्त हुआ क्या था ये पहले समझ लेते हैं। उस वक्त भुवनेश्वर कलिता थे चीफ विप कांग्रेस के। कांग्रेस की संख्या उस वक्त 770 थी, उस वक्त 70 के आसपास सांसद थे राज्यसभा में, और ये था कि उसके बिना तो राज्यसभा में तो कम से कम ये विधेयक गिर ही जाएगा, जो जम्मू कश्मीर को बांटने का और संविधान संशोधन था 370 निरस्त करने से जुड़ा हुआ, वो तो गिर ही जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि 5 को वोटिंग है और 4 की रात को भुवनेश्वर कलिता ने 4-5 की रात में चीफ विप के पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देते ही अगर कोई चीफ विप नहीं है तो पार्टी सांसदों पे कोई विप लागू ही नहीं होगा। और जब विप लागू नहीं होगा तब क्या हुआ कि सांसद जिसको चाहे जैसे चाहे वो वोट कर सकता है। यही नहीं, उसमें डीएमके ने साथ दिया था, समाजवादी पार्टी बाहर चली थी, शामिल नहीं हुआ था। तो अगर आप देखेंगे 2/3 अगर मेजोरिटी चाहिए और डीएमके और इनके अगर 44 सांसद आ जाते हैं तो 342 सांसद तो वैसे ही इनके पूरे हो रहे हैं। और अगर 25-30 सांसद अगर गायब हो जाते हैं, नहीं पहुंचते हैं, तो क्या होगा? यह भी उस वक्त चर्चा थी, वैसे उसकी पुष्टि नहीं है, कि लगभग 2019 में जब 370 वाला जो बहस चल रही थी और मतदान हो रहा था, तो लगभग 16-17 ऐसे सांसद थे जो आना चाह रहे थे, लेकिन उनकी फ्लाइट देर हो गई, उनकी फ्लाइट विलंब हो गई और वो फ्लाइट विलंब होने के कारण वो मतदान में हिस्सा ही नहीं ले पाए। कुछ भी हो सकता है, अगर वो गायब हो गए तो नहीं पहुंच पाए, वोट नहीं दे पाए, किसी कारण से नहीं आ पाए, तो गिनती तो उनकी वोट की नहीं होगी, वो एब्सेंट माने जाएंगे। और एब्सेंट माने जाएंगे तो 2/3 मेजोरिटी जो है वो अपने आप कम हो जाएगा।
और यही जो चिंता है वो सता रही है। अब कांग्रेस को लग रहा है कि उसने सरकार तो बना ली तमिलनाडु में विजय के साथ मिलकर के, एक्टर जो है जोसेफ विजय के साथ मिलकर के सरकार तो बना ली, सत्ता में शामिल भी हो गए, लेकिन जो 22 सांसद हैं डीएमके के, और डीएमके जिस ढंग से नाराज है, जिस ढंग से डीएमके ने कहा है कि उसके पीठ पे कांग्रेस ने छुरा घोंपा है, और जिस ढंग से डीएमके अब एनडीए के साथ टैक्टिकल समझौते के लिए है कि हम मुद्दों पे समझौता भी कर सकते हैं, हम साथ भी दे सकते हैं, अगर वो सांसद उतने जुड़ गए तो फिर तो खेल हो गया। अब दुहाई दे रही है कांग्रेस कि भाई वैचारिक रूप से ये हम विरोधी हैं, आप हमारे साथ रहे हैं, हमेशा जो है बीजेपी का, हमेशा जो है मोदी सरकार का आपने विरोध किया है, उसी नैतिकता के आधार पे, उसी वैचारिक धरातल पे आपको आगे भी विरोध करना है। लेकिन अब बात यह है कि आप साथ में चुनाव लड़े और बाद में अलग हो गए, तो उन नैतिकता की दुहाई आप डीएमके को दे रहे हो और खुद अपने नैतिकता की दुहाई अपने को नहीं मान रहे हो। ये तो डीएमके वाले साफ कर रहे हैं कि भाई ये एक तरफा नहीं चलेगा। यही स्थिति जो है वो सीपीएम के साथ है। तो सीपीएम के भी 2-3 सांसद, ज़्यादा सांसद हैं नहीं उनके, लेकिन जो भी हैं अब वो भी अलग होने की बात कर रहे हैं। जिस ढंग से विजयन के खिलाफ राहुल गांधी जो बयान दिया और जो गुस्सा आ रहा है, और अब जो साथ लेने की कांग्रेस कर रही है बात, तो अब तो वहां पे सीपीएम के नेताओं के बयान आ रहे हैं, सीपीआई के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ हैं वो, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ होने का मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा हैं। इसके पीछे कारण भी है। वो कारण यह है कि अब सीपीएम का जो भी जनाधार बचा है वो बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ केरल में, और केरल में अगर कांग्रेस के साथ वो दिखे, मोदी के खिलाफ दिखना है, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ दिखी तो फिर उसका वोट बैंक खिसक जाएगा। पूरा का पूरा मुद्दा यही था केरल विधानसभा चुनाव में कि जो सीपीएम और बीजेपी है वो एक है, और बीजेपी सीपीएम की बात कर रही है, पूरा का पूरा जो है कांग्रेस ने यही मुद्दा बनाया था, और हमें अगर लड़ना है मोदी से तो हमें वोट दो। अब वो हिसाब मांग रहे हैं सीपीएम वाले। तो ये जो चीजें हैं, ये विपक्ष को कहां कहां टूट होगी, कहां कहां जाएगा, वो किसी को नहीं पता है। सपा आज कह रही है, दूसरी बात कि मेरी उस वक्त प्रेमचंद्रन से बात हुई थी और कई सांसदों ने वहां कहा, जो साउथ के थे, और डीएमके ने विरोध उस वक्त किया था, लेकिन साउथ के कई सांसदों ने मुझे समझाया था, कहा था कि जो ये डील दे रहे हैं परिसीमन में कि हम भले 2011 की जनसंख्या को पे हम परिसीमन करते हैं, लेकिन 50% सीटें हर जगह बढ़ जाएंगी, और वो बहुत बढ़िया डील है, इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। प्रेमचंद्रन जो केरल के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया डील तो कुछ हो ही नहीं सकता। और कई लेख भी अखबारों में लिखे गए कि भाई अगर जनसंख्या 2026 की जनगणना को देखोगे तो 2026 में तो केरल की भी, तमिलनाडु की भी, आंध्र प्रदेश की भी, सबकी साउथ के जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या तो और कम हो जाएगी, और 2026 की जनगणना के बाद जो 2002 का जो परिसीमन एक्ट पे जो रोक लगी हुई थी वो खत्म हो जाएगी। यानी कि बिना किसी के दबाव के सीधे सरकार परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है, और परिसीमन आयोग जो है वो जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा कर देगा। तब तो दक्षिण के राज्यों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और सीधे 50% बढ़ता है अगर, तो उनकी सीटें वही रहेंगी, वो अनुपात वही रहेगा। अमित शाह ने तो पार्लियामेंट में पूरा उस वक्त समझाया भी था कि कैसे उनका जो समानुपातिक रूप से जितने अनुपात सांसद के अभी हैं उनके 543 में 816 जब हो जाएंगे तब भी उनका अनुपात वही रहेगा। चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था, भले वो एनडीए में हो, लेकिन उनका तर्क था कि इससे बेहतर जो है वो दक्षिण के राज्यों के लिए नहीं हो सकता है। अगर ये मोमेंटम काम किया तो वाईएसआरसीपी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे बाकी जो कम्युनिस्ट हो, वो कांग्रेस के साथ या विपक्ष के साथ उस ढंग से क्यों जाएंगे? ये कहां कहां चीजें क्या क्या मार करेंगी, अमित शाह की किन किन लोगों से क्या क्या मुलाकात हो रही है, ये अभी किसी को नहीं मालूम है। विपक्ष बचाने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बचाने के नाम पे सिर्फ अपने सांसदों को बैठक कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन कब तक कितना मानेंगे, कितने सांसद पहुंचेंगे, कितने बायकॉट कर देते हैं, कितने नहीं रह पाते हैं, ये सब देखने की बात है। लेकिन हाँ, सरकार और सत्ता पक्ष इस बार एक अमित शाह पे उनको भरोसा है कि इस बार निश्चित रूप से महिला आरक्षण का विधेयक पास होगा और मानसून सत्र में ही पास होगा। और ये जो कॉन्फिडेंस है ये विपक्ष में और ज़्यादा जो है कंपकपी पैदा कर रहा है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।